बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बड़ा टॉपिक है। इसमें 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक बैक्टीरिया, नंबर 2 पे प्लांट्स, नंबर 3 पे एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की गई हो और उस जीन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हो, उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ट्रांस मीन चेंज्ड, जेनिक जीन्स, जिनकी जीन्स चेंज की गई हो, जिनमें कोई फॉरेन जीन, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंसर्ट की गई हो जिससे वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं: प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। देखें, बैक्टीरिया लार्ज लिक्विड वैट्स, लिक्विड के बड़े बड़े टैंक्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, उनको बायोरिएक्टर कहते हैं। आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा होगा। अब बायोरिएक्टर क्या है? बड़े बड़े टैंक्स हैं जिनके अंदर लिक्विड भरा है और उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया के अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की, जैसे इंसुलिन जीन। अब इंसुलिन प्रोडक्ट कैसे हासिल करना है? आपने उस बैक्टीरियम को जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट की, उसकी आपने तादाद बढ़ानी है, प्रोलिफरेशन करनी है। किसके अंदर? लार्ज वैट्स के अंदर, लिक्विड के टैंक्स के अंदर, जिनको बोलेंगे बायो रिएक्टर्स। बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाई जा रही है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया जा रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनाया जा रहा है। ये क्या चीज़ है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और प्लाज्मिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। जब ये ब्लड क्लॉट बनता है तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ब्लड क्लॉटिंग रोकनी है, इनहिबिट करनी है, तो उसके लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ऐड करेंगे। ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, जो प्लाज्मिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने से रोक देगा, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा बॉडी के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? हीमोफीलिया फैक्टर 8। हीमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं: हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 नहीं बनता। व्हाट इज दिस फैक्टर 8? दिस इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और फैक्टर 8 ना बने तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 ना बने तो हीमोफीलिया बी, फैक्टर 11 ना बने तो हीमोफीलिया सी। क्लियर हुई बात? तो ये भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, हीमोफीलिया ए का इलाज किया जा रहा है। 90%, 80% जो है वो हीमोफीलिया ए होता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस की जा रही है बाय यूजिंग द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी आपको मालूम है, हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज अवेलेबल इन द मार्केट बाय यूजिंग द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो इंतहाई ठंडे इलाकों में ग्रो करते हैं, जैसे साइबेरिया में, रशिया में, जो इंतहाई ठंडे इलाकों में ग्रो करते हैं। जब टेम्परेचर माइनस में गिरता है तो उन प्लांट्स में जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रीज हो जाता है। असल में उन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रॉस्ट प्लस है। फ्रॉस्ट फ्रीजिंग को कहते हैं, आइस बन जाने को। वो फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया उनके साइटोप्लाज्म को फ्रीज कर देते हैं। तो इनमें ऐसे जीन इंसर्ट किए गए जो उनको फ्रॉस्ट माइनस बना देते हैं। फ्रॉस्ट माइनस मीन्स ये वो बैक्टीरिया हैं जो टेम्परेचर गिरने से साइटोप्लाज्म को फ्रीज नहीं होने देते, जिससे प्लांट्स जिंदा रहते हैं। देखो, अगर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फ्रीज हो जाए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्स रप्चर हो जाएंगे, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इंतहाई एक्सट्रीमली -50 तक टेम्परेचर में प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ यू कन्वर्ट दियर फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया इनटू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया बाय इंसर्टिंग सम जीन विच कन्वर्ट्स देम इनटू फ्रॉस्ट माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स? कार्न की रूट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कार्न के ऊपर, मकई के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स अटैक करते हैं। यहाँ पे समझ लें पेस्ट क्या होता है: एनीथिंग हार्मफुल टू कल्टीवेटेड क्रॉप्स। क्लियर बात? पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच किल्स पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। अब ये पेस्ट क्या हो सकते हैं? ये फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो फंगीसाइड, विरीसाइड, बैक्टीरिसाइड या हर्बिसाइड्स हो सकते हैं। तो फसलों के ऊपर जब ये पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है तो फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। तो अब कॉर्न के रूट में ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो ऐसा इंसेक्ट टॉक्सिन पैदा करते हैं
जो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। ऑयल स्पिल्स बैक्टीरिया, देखें जब बहरी जहाज़ों के ऊपर ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, खाम तेल जिसकी अभी रिफाइनिंग नहीं हुई होती, तो ये ऑयल अक्सर औकात स्पिल मीन बह जाता है, लीकेज हो जाती है और ये साहिल को, बीच को गंदा कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए गए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो उस स्पिल्स को, उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बीचेस को क्लीन अप कर देते हैं। क्लियर है बात? बैक्टीरिया कैन बी टॉक्सिन क्लीनर, बैक्टीरिया कैन बी टॉक्सिन क्लीनर। स्टूडेंट्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो मिल्स होती हैं, इनकी चिमनीज़ के अंदर ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो चिमनीज़ के अंदर ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया लगाए गए, उनके जीन्स चेंज करके, जिससे वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर कंटेमिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स को नहीं जाने देते। इन बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड जीन्स लगाई गई हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड जीन्स लगाई गई हैं। यहाँ पे दो बातें बताई गई, ज़रा क्लियर कर लें, ज़रा क्लियर कर लें। दो बातें बताई गई। पहली बात कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन के लिए ख़तरनाक हैं, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पैदा किए गए जो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर ऐसे सुसाइड जीन्स ऐड किए गए कि ये अपना काम कंप्लीट कर लेने के बाद डेड हो जाते हैं। देखो कमाल की ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए गए कि इनके अंदर सुसाइड जीन्स हैं, जब ये अपना काम कर लेंगे तो दे विल बिकम डेड, सुसाइड कर लेंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक प्रोडक्ट पैदा करते हैं फिनाइल एलानीन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे एस्पार्टेम पैदा होता है, जिससे एस्पार्टेम पैदा होता है। ये एस्पार्टेम क्या है? ये एक डाईपेप्टाइड है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको न्यूट्रा स्वीट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं वो सैकराइड्स नहीं ले सकते। आमतौर पे मीठी चीज़ें क्या होती हैं? सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स या ओलिगोसैकराइड्स। किसी चीज़ में मीठा डाला हो तो क्या डालते हैं? चीनी डाल देते हैं। चीनी क्या है? एक सुक्रोज है, डाइसैकराइड है। तो सैकराइड जो है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज ब्लड में जाके शुगर लेवल को हाई करती है। अब शुगर पेशेंट्स हैं, उनका दिल भी करता है मीठा खाने को, तो उनके लिए मार्केट में दस्तयाब है न्यूट्रा स्वीट, दिस एस्पार्टेम। ये एक डाईपेप्टाइड है, ये सैकराइड नहीं है। क्या है? पेप्टाइड है। और ये जब ब्रेक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके, इससे क्या हो जाएगी? जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको शुगर फ्री मिठाइयाँ मिल जाती हैं, होती वो भी मीठी है, लेकिन उनमें मीठा क्या होता है? उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, वो शुगर्स नहीं होती हैं। वो जब ब्रेक होंगे तो उससे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, क्योंकि वो डाईपेप्टाइड है, दे हैव 2 अमाइनो एसिड्स इन दैम। तो इससे शुगर पेशेंट्स को कोई इशू नहीं होगा। बायोलीचिंग या माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? कानकुनी। ज़मीन के अंदर ओर्स होती हैं, कच दाते। ओर्स मीन के सॉइल पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स के अंदर मेटल्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी कम तादाद में है कि आप उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया डेवलप किए गए जो बायोलीचिंग करते हैं, जो उन मेटल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बैक्टीरिया से वो अलग कर ली जाती है। ऐसे बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं जो कापर, जो यूरेनियम और जो आयरन, गोल्ड हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। कोई बात क्लियर तो नहीं हो रही? डॉक्टर साहब हो रही है तो रिस्पॉन्ड करेंगे, हो रही है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट्स में फॉरेन जीन इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। एक, प्लांट का एम्ब्रियो ले, एम्ब्रियो के बाहर अभी सेल वाल नहीं बनी है, सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आप फॉरेन जीन इंसर्ट, या अगर आप मेच्योर प्लांट सेल्स लेंगे तो उनका प्रोटोप्लास्ट हासिल करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के बाहर से अगर सेल वाल रिमूव कर दें तो बाकी जो बचता है वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो मेच्योर प्लांट सेल लें, बाहर एक रिजिड थिक सेल वाल है, उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हो सकता, तो क्या करना है? सेल वाल रिमूव कर देनी है। बाकी क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट के अंदर आप फॉरेन जीन इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर से सेल वाल उतर चुकी है। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है एक सोल्यूशन के अंदर, एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट की जाती है, जिसमें प्लांट्स के सेल्स के बाहर से सेल वाल रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट डाला जाता है और इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है? प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होल्स पैदा हो जाते हैं और उन होल्स में से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो जाता है, लग जाता है।
काटन, कार्न, पोटैटो के अंदर ऐसे जीन इंसर्ट किए गए कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गए। ये जो पौधे हैं ना, कपास है, मकई है या आलू है, इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं। तो आपने इन प्लांट्स के अंदर इन मेथड से ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गए। ये इंसेक्ट्स के खिलाफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस खुद पैदा करते हैं। आपको केमिकल्स का छिड़काव करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लांट इटसेल्फ हैज़ बिकम इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्लियर है बात? सोयाबीन, जिसे मूंग कहते हैं, दाल मूंग, सोयाबीन्स, इसके अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट किए गए कि ये हर्बिसाइड केमिकल खुद प्रोड्यूस करता है। यू नीड नॉट टू स्प्रे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आई मीन जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद प्लांट हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? जो जड़ी बूटियों को किल्स करते हैं। 1999 में 70 बिलियन एकड़ के ऊपर ये प्लांट्स काश्त किए गए जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स थे, और अंदाज़ा किया गया कि अगले 5 साल तक ये जो एकरेज है, ये जो ज़री ज़मीन है, ये 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स काश्त किए जाएँ। स्टूडेंट्स, एग्री बिजनेस कंपनीज, वो कंपनीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्लियर है बात, वो चाहती हैं कि वीट, गंदम, राइस, चावल और कार्न, मकई, ये ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाएँ जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हों, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हों, जो पेस्टिसाइड्स खुद प्रोड्यूस करें, जिनसे हमें हार्वेस्ट यानी बीज की अमाउंट ज़्यादा हासिल हो। 1960 की दाई में ग्रीन रेवोल्यूशन, बायोलॉजी में जहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन का तज़किरा आएगा लिखा जाएगा सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों बोला? ब्राय नाम, क्योंकि बायोलॉजी कहती है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा दुनिया में पोल्यूशन पैदा हुई है। ये इंसानी आबादी इतनी बढ़ रही है, माजी में लोग कहत और खुशहाली से मर जाते थे, अब नहीं मरते क्योंकि अब खुराक बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, सब इंसानों को मैसर है। क्लियर है बात? तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है, फोकस है आप लोगों का। स्टोमेटा स्ट्रक्चर चेंज किया जाए। अब जो शदीद गर्म इलाकों में उगने वाले पौधे हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों बोला? ताकि वाटर इवेपोरेशन रोक दी जाए, उनमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ज़ाहिर जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना भी बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा के अंदर ऐसे जीन लगाए जाए, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर आने दे लेकिन वाटर लॉस को रोक दे। इससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस पूरा दिन कंटिन्यू रहेगी और फूड मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। C4 साइकिल, ये ज़रा आप लोगों ने समझना है। आमतौर पे पौधों में जो कैल्विन साइकिल है या जो फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल होता है, ये C3 साइकिल क्या है? आपको याद है? RUBP, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जब कैल्विन साइकिल शुरू होता है। एक एंजाइम होता है रुबिस्को, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके बारे में आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन और शायद पूरे अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन रुबिस्को एंजाइम है। ये रुबिस्को क्या करता है? RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, फौरी तौर पे टूट के वो 3 फास्फोग्लिसरेट बना देता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। चूंकि पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। ज़्यादातर पौधों में ये होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्होंने C3 की बजाय C4 साइकिल शुरू कर ली है। स्टूडेंट्स ज़रा समझना है आपने, ये C4 साइकिल क्या है। रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन भी कर सकता है। चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रुबिस्को RUBP के साथ CO2 मिलाने की बजाय ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे ग्लाइकोलेट बनता है, फिर ग्लाइसिन बनता है, फिर सीरीन जो कि एक अननेसेसरी प्रोडक्ट है। फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट्स का लॉस होता है, ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई काम की चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। सीरीन का कोई इस्तेमाल नहीं है प्लांट्स में, लेकिन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाए तो ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज तो एक यूजफुल सब्सटेंस है, फूड है प्लांट्स की, जिससे स्टार्च बनती है। क्लियर है बात? अब C4 साइकिल क्या है ज़रा समझे। पौधों में फोटोसिंथेसिस किधर होती है? मीजोफिल्स में, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं ये वेस्कुलर सेल्स, वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स के बाद होते हैं शीथ सेल। ये शीथ सेल्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। अब स्टूडेंट्स C4 साइकिल ये है कि पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला 3 फास्फोग्लिसरेट बनने की बजाय यहाँ पे बनता है एस्पार्टेट या मालेट, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब ये 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ना, ये क्या करता है? इसको एक और एंजाइम है जो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड जाता है जो
बंडल शीथ सेल जोन में, वो टूटता है, उससे पायरुवेट बनता है और CO2 बनती है। CO2 मिलती है रुबिस्को के साथ, रुबिस्को की मदद से RUBP के साथ, उससे बन जाता है एस्पार्टेट या मालेट, और जो पायरुवेट है वो दोबारा मेसोफिल सेल्स में चला जाता है। इससे क्या होता है, रुबिस्को की ऑक्सीजन को RUBP के साथ मिलाने की सलाहियत क्या हो जाती है, काम हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती और प्लांट्स को फ़ायदा होता है। माउस एयर्ड क्रेस, ये एक वीड का नाम है, एक जड़ी बूटी का नाम है। इससे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पैदा किए जा रहे हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। आमतौर पे ये जो हम लिफाफे इस्तेमाल करते हैं, ये शापर इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये साइल पोल्यूशन का सबब बनते हैं। ये डिग्रेड नहीं होते, बैक्टीरिया और फंजाई इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है, जैसे हमारे इस्लामाबाद में ये शापर्स का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। या तो आप अपना कपड़े का बना हुआ कोई बैग लेके जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, या फिर आपको जो दिया जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जब वो आप फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, घर जाने के बाद, तो वो साइल के अंदर डिग्रेड होके साइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ना कि वहाँ पे पोल्यूशन काज करता है। ये आम शापर जो है ये 100 साल भी पड़े रहे पानी में या साइल में तो ये डिग्रेड है। तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये माउस एयर्ड क्रेस एक जड़ी बूटी है, उसमें जीन्स इंसर्ट करके ये प्रोड्यूस की जा रही है। डिग्रेड हो ही नहीं सकते, इनको आप कलेक्ट करके आग लगा दें। शापर जो है कभी भी खेत में बाहर रोड़ी पर फेंकने की बजाय आप इसको इकट्ठा करें और आग लगा दें, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। अदरवाइज ये अगर खेत में चले गए या पानी नदी नालों में चले गए, दरियाओं में चले गए, तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो कम है। ये वो पोल्यूशन एक वक्त ही है, बाद में डिग्रेड हो जाएगी। क्लियर है बात? ट्रांसजेनिक प्लांट से हार्मोन्स पैदा किए जा रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स ह्यूमंस के लिए ह्यूमन हार्मोन्स पैदा किए जा रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा रही हैं। कॉर्न, मकई से ट्यूमर सेल्स के लिए एंटीबॉडीज पैदा की जा रही हैं। सोयाबीन से जेनिटल हर्पिस का ट्रीटमेंट पैदा किए जा रहे हैं ट्रांसजेनिक सोयाबीन से। जेनिटल हर्पिस एक डिजीज़ है जो जेनिटलिया सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर होती है, सोरनेस वगैरह, इसकी ये वायरल एक डिजीज़ है, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आखिरी स्टूडेंट्स छोटा सा एक टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स में फॉरेन जीन इंसर्ट करना। इन एनिमल्स में कैसे इंसर्ट करना है, फीमेल का एग लें, फीमेल का जो गैमीट है, सेक्स सेल है, वो लें और उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करें और फिर उसकी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करवाएं, जाइगोट बनाएं और फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर दें। वो जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक होगा। उस ऑर्गेनिज्म से क्लोनिंग करके आप और ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं जो ट्रांसजेनिक होंगे और आप यूज़ कर सकते हैं उनको अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए। आप एग के अंदर कैसे फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे, एग लें, एक सोल्यूशन में डालें, उस सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालें। कैल्शियम कार्बाइड नीडल्स होती है बेसिकली। आपने एक सोल्यूशन लिया, उसके अंदर एग सेल डाला, फीमेल एग जो होता है सेक्स सेल, वो डाला और इसको आपने वोर्टेक्स मिक्सिंग स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो एजिटेटर, जो हिलाता है, चीज़ों को घुमाता है, जिससे सोल्यूशन है, कैल्शियम कार्बाइड की नीडल्स हैं, एग सेल्स हैं, तो उनके अंदर सुराख हो जाएंगे और सुराखों में फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाएगी। एग सेल लिया, फॉरेन जीन ली, एक सोल्यूशन में डाली और उसमें कैल्शियम कार्बाइड भी डाला और फिर उसको घुमाया। जब घुमाया तो क्या हुआ, एग सेल में होल्स हुए, पोर्स हुए, फॉरेन जीन इंसर्ट हो गई। उस एग को स्पर्म से फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनाया और जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। लार्जर साइज़ की फिशेस पैदा की जा रही हैं, लार्जर साइज़ के काउज जो बेहतर मिल्क भी प्रोड्यूस करती हैं, जो बेहतर मीट भी प्रोड्यूस करती हैं। रैबिट्स, खरगोश पैदा किए जा रहे हैं और शीप्स, भेड़ें पैदा की जा रही हैं। जीन फार्मिंग, ये फार्मिंग क्या है, यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यूज़ ऑफ फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिक मीन मेडिसिन पैदा करना, डॉक्टर साहब, मेडिसिन प्रोड्यूस करना। इस फार्मिंग का मतलब क्या था, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन प्रोड्यूस करना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, थेराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स पैदा की जा रही है। थेराप्यूटिक्स मीन ऐसी प्रोटीन्स पैदा की जा रही हैं जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जानवरों का इस्तेमाल करके। फार्म एनिमल्स क्या, जिनके डेयरी फार्म्स बनाए जाते हैं, उनमें आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएं और उनसे वो मेडिसिन प्रोड्यूस कर लें, या आप उनसे डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स पैदा कर लें। डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो किसी डिजीज़ की तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है। एक हर्ड ऑफ गोट्स, एक बकरियों का रेवड़ है, वो ट्रांसजेनिक बकरी हैं, उनमें फॉरेन जीन इंसर्ट की जा रही है, की गई है किसके लिए, एंटी-थ्रोम्बिन 3 प्रोड्यूस कराने के लिए। एंटी-थ्रोम्बिन 3। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड के सेल्स हैं थ्रोम्बोसाइट्स,
जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, ये जब ब्लड क्लाट बनाना होता है ना तो इनका रोल है। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्लाट नहीं बनने देता। सर्जरी जब की जाती है ना, ऑपरेशन लोगों के लिए, तो उस वक्त ब्लड क्लाटिंग रोकनी होती है, तो उस वक्त ये केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होता है। ये कौन पैदा कर रही है? गोट्स पैदा कर रही है। स्टूडेंट्स, एक बड़ी दिलचस्प बात है, साइंटिस्ट चाहते हैं कि एनिमल्स के मिल्क में वो चीज़ें पैदा हों। जैसे हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, जैसे हमें एंटीथ्रोम्बिन 3 केमिकल लेना पड़ता है, हमें बहुत सारी मेडिसिन लेनी, तो ऐसा कुछ करें जानवरों के अंदर, फीमेल्स के अंदर, कि उनके मिल्क के अंदर वो इंसुलिन हो। जब आप शुगर पेशेंट हो जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहें फलां बकरी पाल लें, उसका मिल्क पिएं, उसमें ये इंसुलिन है। ऐसी बकरियां पैदा करने की, ऐसी शीप्स पैदा करने की, काउस बफलोस पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो जो हमारी इंसुलिन जीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, या कोई भी एंटीथ्रोम्बिन 3 है, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो मिल्क में आने की बजाय वो यूरिन में आते हैं, पेशाब में आते हैं। और यूरिन वैसे मिल्क से बेहतर है 3 तरीकों से। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे बेहतर है? यूरिन तो तमाम एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मिल्क सिर्फ फीमेल्स पैदा करती हैं। यूरिन पैदाइश के फ़ौरन बाद यूरिनेशन शुरू हो जाती है, लेकिन मिल्क एडल्ट होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के बाद मिल्क प्रोड्यूस होता है। तीसरी बात, यूरिन में से अपना प्रोडक्ट हासिल करना, जैसे इंसुलिन है, वो अलग करना आसान है, मिल्क में आसान नहीं। क्योंकि मिल्क, स्टूडेंट्स, मिल्क एक यूज़फुल चीज़ है ना। मिल्क में और बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। तो आप इंसुलिन प्रोटीन को अलग करने हुए आपको डिफ़िकल्टी है, क्योंकि और भी प्रोटीन्स होती है मिल्क में, लेकिन यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होती। मिल्क में कोई यूज़फुल सब्सटेंसेस नहीं होते, वो तो यूरिया है, वो तो टॉक्सिक साल्ट्स है और वाटर है, तो उसमें एक प्रोटीन आ जाएगी तो आप आसानी से हासिल कर लेंगे। तो यूरिन 3 तरीकों से बेहतर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसा माइस प्रोड्यूस किया है जिसके यूरिन में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, लेकिन माइस का मिल्क कितना ये यूरिन कितना सा होता है? चूहिया का या चूहे का जो यूरिन है कितना का होता है? रिजवान साहब, थोड़ा सा होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि माइस की बजाय किसी बड़े एनिमल के अंदर ये जीन लगाई जाए और उससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि आपको यूरिन हासिल करते हुए माइस के पीछे ना भागना पड़े, आप किसी बड़े एनिमल का ज़्यादा मिकदार में यूरिन हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट या ड्राई टॉपिक्स हैं, मगर इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो 3 तरीक़ों से पैदा किए जा रहे हैं, बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक animals. First one is prokaryotic, rest 2 plants and animals are eukaryotic. Clear बात? Any confusion? No sir. What is aspartate? एस्पार्टेट प्रोड्यूस करना। फिनाइल एलानीन एक केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उससे एस्पार्टेम पैदा होता है। एस्पार्टेम एक डाईपेप्टाइड है, यानी 2 अमीनो एसिड का एक कंपाउंड है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये न्यूट्रल स्वीट है, यानी इससे शुगर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया जी? और हीमोफीलिया जो है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अगर ब्लड में किसी की इंजरी हो जाती है जी, पास्ट में तो ऐसा था कि अगर इंजरी हो जाती तो ब्लीडिंग नहीं रुकती थी और वो उस शख्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी, लेकिन अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स आर्टिफिशियली दस्तयाब है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल से प्रोड्यूस किए गए, तो अब वो मेडिसिन लेके क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। हीमोफीलिया एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मुब्तला शख्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स लैक करते हैं और अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स।